हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इन दिस वीडियो मैं आप सभी के साथ स्टेप्स ऑफ रिसर्च डिस्कस करने वाली हूँ बाय यूजिंग एमसीक्यूज। सो रिसर्च प्रोसेस के काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि रिसर्च का डेफिनेशन देखना, देन रिसर्च प्रॉब्लम को देखना, इसको आइडेंटिफाई करना, डेटा कलेक्शन मेथड्स, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिजल्ट, एवरीथिंग। सो ये जो सारे स्टेप्स है वो मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इसके रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर भी आपको हमेशा काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में पूछे ही जाते हैं, एंड दैट्स वाई ये वीडियो आप सभी को एंड तक देखना है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को तो पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है, एंड वो भी 5 अगस्त को है, राइट। एंड इस एंट्रेंस टेस्ट में सभी कैंडिडेट्स को 2 पेपर्स देने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 इज़ कॉमन फॉर एवरीवन, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए है, एंड पेपर 2 इज़ फॉर कंसर्न सब्जेक्ट, राइट। सो स्टूडेंट्स, आपको दोनों ही पेपर्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। सो दोनों ही पेपर्स में आपको 50% एमसीक्यूज़ ईच पूछे जाते हैं, यानी कि आपको 50% एमसीक्यूज़ ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए पूछे जाते हैं, एंड 50% एमसीक्यूज़ ये आपको कंसर्न सब्जेक्ट के लिए पूछे जाते हैं। एंड दैट्स वाई रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए हम सभी आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023 को क्वालिफाई कर ही सकते हैं। सो इस कोर्स में सभी कैंडिडेट्स को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज़ दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज़ अवेलेबल है। सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज़, एंड दैट्स वाई सभी के एक्चुअली 400 एमसीक्यूज़ इन्हीं मॉक टेस्ट से कवर हो ही जाते हैं। सो इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिस पीडीएफ की मदद से सारे कैंडिडेट्स सारे टॉपिक्स एक ही पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई गारंटीड उनको 80% एमसीक्यूज़ इसी रिवीजन पीडीएफ से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज़ इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है, ये भी सभी कैंडिडेट्स को हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है, देन कैंडिडेट्स इधर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर व्हाट्सएप नंबर्स जो मैंने स्क्रीन पर मेंशन किए हैं, उनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर जाकर वो व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। देखो, कोर्स की फ़ीस भी बहुत कम है, विच इज़ ओनली 699, एंड इनकम फीस में हम सारे कैंडिडेट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि सारे कैंडिडेट्स गारंटीड रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही लेते हैं। ओके, सो स्क्रीन पर जितने भी सारे यूनिट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे यूनिट्स के ऊपर हमारे पास वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन पीडीएफ अवेलेबल है, बिकॉज इन सारे यूनिट्स के ऊपर आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया ऑफ अ सक्सेसफुल इंटरव्यूअर। नाउ सक्सेसफुल इंटरव्यूअर के इनमें से कौन से क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया मीन्स सक्सेसफुल इंटरव्यूअर के पास इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। वेदर एथिकल, ओपन माइंडेड, जेंटल एंड सेंसिटिव, बैलेंस्ड, रिजिड एंड हार्श इन कमेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो सक्सेसफुल इंटरव्यूअर होते हैं उनके पास काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, एंड उनमें से सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एथिकल बिहेवियर। ओके, सो इंटरव्यूअर को एथिकली बिहेव करना चाहिए विद द इंटरव्यूवी, एंड जो इंटरव्यूवी की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, एंड एज वेल उनको वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल भी रखनी चाहिए, एंड उनका जो बिहेवियर है मतलब इंटरव्यूअर का, वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए टुवर्ड्स द इंटरव्यूवी। ओके, नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज ओपन माइंडेडनेस। ओपन माइंडेडनेस का मतलब होता है कि इंटरव्यूअर के पास वो सारे पेशेंस होने चाहिए जिस पेशेंस के साथ वो इंटरव्यूवी की बात सुने विद द रिस्पेक्ट। ओके, नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज बीइंग जेंटल एंड सेंसिटिव। बीइंग जेंटल एंड सेंसिटिव,
इसका मतलब ये है कि इंटरव्यूअर ये काफ़ी जेंटल एंड सेंसिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स द इंटरव्यू, बिकॉज कभी कभार इंटरव्यूज में ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इंटरव्यूवी को सेंसिटिव बना देते हैं, एंड दैट्स वाई इंटरव्यूअर के पास वो सारे सेंसिटिव एंड जेंटल चीज़ें होनी चाहिए, एंड सो दैट दे कैन रिस्पेक्ट टू द इंटरव्यूवी, एंड इंटरव्यूवी की वो बात भी अच्छी तरीके से सुने एंड उनके फीलिंग्स भी जान सके. एंड द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज बैलेंस्ड अप्रोच. बैलेंस्ड अप्रोच का मतलब ये है कि इंटरव्यूवी को बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेने चाहिए, यानी कि मतलब द क्वेश्चंस विच आर रिलेवेंट टू द स्टडी, एंड एज वेल ऐसे भी क्वेश्चंस पूछने चाहिए जो एक्चुअली इंटरव्यूवी के फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हो, एंड दैट्स वाई इट शुड हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच बिटवीन द स्टडी एंड एज वेल द फीलिंग्स ऑफ द इंटरव्यूवी. सो इनमें से एथिकल एक ऑप्शन है, इट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ अ सक्सेसफुल इंटरव्यूअर. ओपन माइंडेड ये एक है, जेंटल एंड सेंसिटिव है, एंड एज वेल बैलेंस्ड है. सो ये फोर्थ जो ऑप्शंस है ये सब एक्चुअली सक्सेसफुल इंटरव्यूअर के क्राइटेरियाज है, बट इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन यानी कि रिजिड एंड हार्श इन कमेंट्स, ये सिर्फ एक ऑप्शन सक्सेसफुल इंटरव्यूअर का क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज रिजिड एंड हार्श इन कमेंट्स ये बेसिकली इंटरव्यूअर के अनएथिकल बिहेवियर्स होते हैं. ओके, एंड इंटरव्यूअर के पास ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए जब भी वो इंटरव्यू लेता है ऑफ द इंटरव्यूवी. They should have ethical behavior. Okay, and that's why your correct answer should be A, B, C and D only. यानी कि ethical, open-minded, gentle and sensitive and balanced. Now next is arrange the following steps of planning a questionnaire in correct sequence from start to end. Now यहाँ पे आपको काफ़ी सारे statements दिए हैं regarding the sequences of steps of planning a questionnaire. एंड हमें ये सारे के सारे जो सीक्वेंसेस है वो एक्चुअली आपको लगाने हैं इन द प्रॉपर सीक्वेंस. मतलब ये जो सारे स्टेप्स है ये आपको प्रॉपर सीक्वेंसेस में लगाने हैं, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू गिव द ऑर्डर. ओके, सो क्वेश्चनर ये एक रिसर्च मेथड है जिसमें रिसर्चर रिस्पोंडेंट्स को क्वेश्चंस पूछता है थ्रू द ऑनलाइन मोड या फिर ऑफलाइन मोड, एंड आफ्टर दैट रिस्पोंडेंट्स खुद ही क्वेश्चंस के आंसर्स रिसर्चर को प्रोवाइड करते हैं. सो काफ़ी सारे रिसर्च मेथड्स ऐसे हैं जिनके कॉमन स्टेप्स होते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है. देन रिसर्च प्रोसेस में एग्जैक्टली हम लोग कौन से डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस मेथड्स यूज़ कर रहे हैं. सो इन सारी चीज़ों के ऊपर एवरी रिसर्च मेथड का जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं वो अलग होते हैं. सो अगर आपको क्वेश्चनर को प्लान करना है देन उसके लिए भी अलग स्टेप्स ऑफ रिसर्च है. Yeah, so they are common in all the research types, but still कुछ unique steps भी उसमें होते हैं. So let us see those steps. So first of all, अगर आपको questionnaire को plan करना है, then first of all determine research objectives. So सबसे पहले देखो कि research के objectives क्या है. ओके, वाई आपको मतलब वाई यू वांट टू डू द रिसर्च, आपको क्यों करना है रिसर्च. देन रिसर्च के रिसोर्सेज देखो, व्हाट आर द रिसोर्सेज जहाँ से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, एंड एज वेल टाइम कंस्ट्रेंट्स देखो, मतलब आपको किस टाइम लिमिट में क्वेश्चनर्स को रिस्पोंडेंट्स को देना है एंड किस टाइम लिमिट में आपको रिस्पॉन्सेज भी हासिल करने हैं फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स. Then your second step should be determine how questionnaire will be administered. मतलब आप क्वेश्चनर्स किस फॉर्म से लोगों तक पहुंचाओगे. ओके, एडमिनिस्टर्ड यानी कि अगर आप ऑनलाइन मोड से या फिर ऑफलाइन मोड से क्वेश्चनर्स को रिस्पोंडेंट्स के तरफ आप अप्रोच करोगे. देन द थर्ड स्टेप विल बी डिटरमिन क्वेश्चन फॉर्मेट. देन क्वेश्चन फॉर्मेट को डिटरमिन करो, मतलब वेदर आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना चाहते हो या फिर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस पूछना चाहते हो. देन योर फोर्थ स्टेप विल बी डेवलपिंग एंड राइटिंग क्लियर क्वेश्चंस. ओके, डेवलपिंग एंड राइटिंग क्लियर क्वेश्चंस. सो सबसे पहले आपको क्लियर क्वेश्चंस को डेवलप करना है, देन आफ्टर दैट आपको उनको राइट करना है ऑन द क्वेश्चनर पेपर. देन आफ्टर दैट आपको क्वेश्चन फ्लो को डिज़ाइन करना है. सो डिज़ाइन द क्वेश्चन फ्लो, मतलब सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन आएगा, सबसे बाद में कौन सा क्वेश्चन आएगा. देन सिक्स्थ वन इज
क्वेश्चनर इवैल्यूएशन. ओके, देन इवैल्यूएट द क्वेश्चनर, मतलब देखो कि वेदर क्वेश्चनर जो आपने बनाया है वेदर इट इज़ एक्चुअली सफिशिएंट और नॉट, वेदर इट इज़ एथिकल और नॉट, ये सब चीज़ें इवैल्यूएट करो. देन योर 7th स्टेप विल बी प्री टेस्ट एंड रिवाइज क्वेश्चनर. प्री टेस्ट एंड रिवाइज क्वेश्चनर. सो जब भी आप क्वेश्चनर को इवैल्यूएट करते हो एंड अगर आपको लगता है कि इट इज़ नॉट एथिकल और इट इज़ नॉट सफिशिएंट और सेटिस्फाइड, देन उसके बाद में आपको उस क्वेश्चनर को फिर से प्री टेस्ट करना है एंड फिर से रिवाइज करना है. देन योर 8th स्टेप विल बी प्रिपेयर क्वेश्चनर कॉपी एंड लेआउट. सो आफ्टर दैट मेक द कॉपी एंड लेआउट ऑफ द क्वेश्चनर, मतलब जिस पेज पर आप क्वेश्चनर बना रहे हो सो उस पेज का एक प्रॉपर लेआउट बनाओ. ओके, एंड मेक द डिफरेंट कॉपीज ऑफ इट अगर आपको हार्ड कॉपीज भेजने हैं तो. Then after that 9th step will be gather data, tabulation and final report. यानी कि आप क्वेश्चनर्स आफ्टर दैट रिस्पोंडेंट्स को दोगे, देन आफ्टर दैट रिस्पोंडेंट्स आपको डेटा देंगे, दैट इज योर गैदरिंग डेटा स्टेप. देन आफ्टर दैट आपको उस डेटा को टैब्यूलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है. देन आफ्टर दैट आपको फाइनल रिपोर्ट्स बनाना है. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 2, बिकॉज ये आपका ऑर्डर ऑफ स्टेप्स रहेगा. मतलब सबसे पहले आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमिन करोगे, देन आफ्टर दैट आप क्वेश्चंस को डेवलप करोगे, देन आफ्टर दैट आप क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करोगे एंड देन उनको प्री टेस्ट करोगे एंड रिवाइज करोगे. देन आफ्टर दैट आप रिवाइज करोगे एज नीडेड, फाइनलाइज एंड डुप्लीकेट. देन आप गैदर करोगे डेटा को, देन उसको टैब्यूलेशन फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करोगे एंड देन फाइनल रिपोर्ट. ओके, इट शुड बी योर करेक्ट आंसर. इसी के साथ हम आप सभी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023 का पेपर 2 का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टडी मटेरियल की मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही लेते हैं. सो इस स्टडी मटेरियल में सभी स्टूडेंट्स को फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं. सो एमसीक्यूज़ सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स को मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही देते हैं. सो स्क्रीन पर जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. अगर स्टूडेंट्स को किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए देन उसके लिए स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे कैंडिडेट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा ही देते हैं. टू जॉइन पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज स्टूडेंट्स मुझे स्क्रीन पर दिखाई गए नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज in using the hypothetico-deductive research paradigm, which of the following sequences is considered appropriate? Now अगर आप hypothetico-deductive research paradigm से अगर आप रिसर्च करोगे then इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्रॉपर सीक्वेंस है अगर आप इस पैराडिम के साथ रिसर्च करोगे. ओके, सो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पैराडिम का मतलब होता है कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पर्सपेक्टिव. सो इसमें जो दो शब्द है यानी कि हाइपोथेटिको एंड डिडक्टिव. सो हाइपोथेटिको का मतलब होता है कि हाइपोथेसिस पार्ट विच इज अराइजिंग फ्रॉम सोर्स, मतलब हाइपोथेटिको पार्ट में आप हाइपोथेसिस को बनाते हो फ्रॉम द डेटा विच इज यू हैव कलेक्टेड. देन डिडक्टिव रिसर्च पार्ट में आप टेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस को ड्रॉ करते हो फ्रॉम हाइपोथेसिस, यानी कि आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो इन द डिडक्टिव रिसर्च पार्ट. एंड दैट्स वाई इसमें दो प्रकार के प्रोसीजर्स है एंड उसमें से सबसे पहले पार्ट में आप हाइपोथेसिस को बनाते हो फ्रॉम द सोर्स एंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द रिसर्च आप उसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. एंड दैट्स वाई हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पैराडिम से अगर आप रिसर्च करते हो देन उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है एंड उसमें से सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया. सो सबसे पहले प्रॉब्लम एरिया को आपको आइडेंटिफाई करना है एंड दिस इज बेसिकली द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी काइंड ऑफ रिसर्च टाइप. ओके, सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है एंड आफ्टर दैट उसको इस्टेब्लिश करना है. देन योर सेकेंड स्टेप वुड बी डिफाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो आफ्टर दैट डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने बोला कि आइडेंटिफाई करके उसको आपको इस्टेब्लिश करना है यानी कि डिफाइन करना है. देन योर थर्ड स्टेप विल बी डेवलप हाइपोथेसिस. देन आफ्टर दैट आपको हाइपोथेसिस को डेवलप करना है बेस्ड ऑन द
sources. So from the first stage towards the third step, ये एक्चुअली आपका हाइपोथेटिको रिसर्च का पार्ट हो गया. ओके, नाउ आफ्टर दैट फ्रॉम द फोर्थ स्टेप आपका जो पार्ट शुरू हो जाएगा वो होगा डिडक्टिव रिसर्च का पार्ट. ओके, सो फोर्थ स्टेप को आपको मेजर्स को डिटरमिन करना है. मेजर्स को डिटरमिन करना है यानी कि आपको वेरिएबल्स को डिटरमिन करना है कि किस वेरिएबल्स के साथ आप स्टडी करना चाहते हो एंड किस वेरिएबल को आप कांस्टेंट रखोगे, किस वेरिएबल को आप कंट्रोल करोगे. देन योर फिफ्थ स्टेप विल बी डेटा कलेक्शन. देन आफ्टर दैट आपको डेटा को कलेक्ट करना है बिकॉज आपने तो अभी हाइपोथेसिस को तो फॉर्मुलेट किया. सो बेस्ड अपॉन द हाइपोथेसिस दैट यू हैव कलेक्टेड और प्रिपेयर्ड, सो अपॉन दैट हाइपोथेसिस आपने मेजर्स बनाए. ओके, देन आफ्टर दैट उसी मेजर्स के आधार पर आप डेटा को कलेक्ट करोगे. देन योर सिक्स्थ स्टेप विल बी डेटा एनालिसिस. ओके, डेटा को आपको एनालाइज करना है by using different statistical techniques and your seventh step will be interpretation of data and उसी डेटा को आपको interpret भी करना है. Okay, that's why your correct answer for this question would be 2, that is this one, because इसमें सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम को इस्टेब्लिश करना है, देन हाइपोथेसिस को बनाना है, देन हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, देन अराइव एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन. अराइव एट जनरलाइजेशन यानी कि इसमें आपका जो इंटरप्रिटेशन का जो पार्ट है वो आएगा. सो आप डेटा को इंटरप्रेट करने के बाद आपके जो रिजल्ट्स आते हैं, सो उन रिजल्ट्स को आप बाकी के सिचुएशंस के साथ कंपेयर करते हो एंड उन पे बेसिकली आप लगाते हो और जनरलाइज करते हो एंड डेफिनेटली आफ्टर दैट आप कंक्लूड करते हो ऑल योर रिसर्च प्रोसेस. ओके, सो बाकी के ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे बिकॉज इसमें सबसे पहले जो स्टेप है वो है हाइपोथेसिस मेकिंग, इसमें है हाइपोथेसिस मेकिंग एंड इसमें है हाइपोथेसिस टेस्टिंग. बट अगर आप हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पैराडिम से रिसर्च करोगे देन उनमें से सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपको रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको डिफाइन करना है. ओके, एंड दैट शुड बी योर करेक्ट आंसर. एंड किसी भी रिसर्च प्रोसेस में आप सबसे पहले हाइपोथेसिस को बनाते नहीं हो, ये आपकी पहली स्टेप होती ही नहीं है एंड दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आपके सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे. सो बचा हुआ ऑप्शन है 2 विच विल बी योर करेक्ट आंसर. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ आउटकम्स ओवर मॉडल्ड एस्टिमेट्स. सो अगर आप आउटकम्स के डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हो देन वो चीज़ आपके लिए बहुत एडवांटेजियस है ओवर द मॉडल्ड एस्टिमेट्स. सो वो एडवांटेजियस क्यों है और वो एडवांटेज एग्जैक्टली क्या है? वेदर इट इज़ मोर रिलायबल or it is essential in scientific activity or it is easier to implement or it is inseparable from experimental conditions. So students, अगर आप डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हो आउटकम्स के देन इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी होती है एंड ये मेजरमेंट्स बेसिकली एविडेंस के आधार पर होते हैं एंड प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस के आधार पर होते हैं. ओके, एंड दैट्स वाई ये मेजरमेंट्स काफ़ी रिलायबल होते हैं ओवर द मॉडल्ड एस्टिमेट्स. ओके, एंड इसे एम्पिरिकल मेजरमेंट भी कहा जाता है बिकॉज इसमें एविडेंसेस होते हैं, इसमें प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस होते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज एम्पिरिकल. एंड कभी भी कोई भी साइंटिफिक एक्टिविटी ये एम्पिरिकल चीज़ों के ऊपर ही फोकस रहती है एंड उसके ऊपर ही डिपेंड रहती है एंड दैट्स व्हाई डायरेक्ट मेजर ऑफ आउटकम्स इज मोर रिलायबल ओवर मॉडल्ड एस्टिमेट्स एंड दैट्स व्हाई इट इज़ एडवांटेजियस. एंड अगर आप मॉडल्ड एस्टिमेट्स की बात करते हो देन दे आर लिमिटेड बाय एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग मॉडल्स बिकॉज उसमें काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं एंड अगर उस मॉडल्स में एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी अगर कम है देन ऑब्वियसली आपके जो मेजरमेंट्स है वो आपको ऑथेंटिकेट नहीं मिलते हैं एंड वो रिलायबल भी नहीं मिलते हैं. ओके, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1 बिकॉज मॉडल्ड एस्टिमेट्स में आपको मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है एंड उन मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स की जितनी भी एक्यूरेसी होती है सो डिपेंडिंग अपॉन दैट एक्यूरेसी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं. बट इन द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ आउटकम्स आपको एज इट इज़ रिजल्ट्स के आउटकम्स को मेजर करना है एज इट इज़ एंड दैट्स वाई वो ज़्यादा ऑथेंटिकेट एंड रिलायबल होते हैं दैन द मॉडल्ड एस्टिमेट्स. ओके, A hypothetical variable used to explain causal links between other variables. So इनमें से कौन सा hypothetical variable ऐसा है जो
हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम दो वेरिएबल्स के बीच में जो कॉजल लिंक्स है उनको एक्सप्लेन कर सके. सो वेदर इट इज़ कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स, वेदर इट इज़ इंटरवेनिंग वेरिएबल, वेदर इट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल और वेदर इट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो स्टूडेंट्स, इनमें से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वी आर फैमिलियर विद इट कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स को रिसर्चर हमेशा स्टडी करना चाहता है. एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स ये इफेक्ट वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि एक्चुअली इफेक्ट वेरिएबल्स के जो मेजरमेंट्स हमें मिलते हैं, सो दीज आर द लास्ट आउटकम्स ऑफ आर रिसर्च प्रोसेस. एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये कॉज वेरिएबल्स होते हैं एंड इनको रिसर्चर कंट्रोल करता है, उसको मैनिपुलेट करके उनके वैल्यूज़ चेंज करता है. एंड अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के वैल्यूज़ चेंज करते हो देन अकॉर्डिंगली डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती है. ओके, एंड रिमेनिंग ऑप्शंस आर कन्फाउंडिंग एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स. सो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स ये एक हाइपोथेटिकल वेरिएबल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि हम दो वेरिएबल्स के बीच के कॉजल लिंक्स को एक्सप्लेन कर सके. दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर इज इंटरवेनिंग वेरिएबल. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर रिसर्च में दो प्रकार के वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड उनके जो कॉजल लिंक्स है और उनके जो रिलेशनशिप है वो अगर आपको स्टडी करने हैं, सो वो रिलेशनशिप्स कैसे अराइज हुए, हाउ दे आर फॉर्मुलेटेड, ओके, ये चीज़ आपको इंटरवेनिंग वेरिएबल डिस्क्राइब करता है. ओके, so this is actually useful variable. And what is confounding variables? So confounding variables are extra variables and that researcher did not account for that can discuss another variable's effects and show false correlation. So confounding variables ये एक extra variables होते हैं and ये variables actually researcher study नहीं करना चाहता है, but इन variables की वजह से जो independent and dependent variables होते हैं उनके relationship पे अफेक्ट होने लगता है. एंड दैट्स वाई इनकी वजह से आपको फॉल्स कोरिलेशन मिलता है वेरिएबल्स के बीच में एंड एज वेल आपको फॉल्स रिजल्ट्स भी मिलते हैं. ओके, सो बट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2, दैट इज इंटरवेनिंग वेरिएबल. नेक्स्ट इज इन डेटा प्रोसेसिंग व्हाट डज द एब्रीविएशन SAP स्टैंड फॉर. सो अगर आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हो आफ्टर द डेटा कलेक्शन, देन इन दैट केस जो SAP होता है उसका फुल फॉर्म क्या है. सो बेसिकली SAP इज एब्रीविएशन एंड यहाँ पे आपको उसका फुल फॉर्म पूछा है. सो वेदर इट इज सिस्टम्स एप्लीकेशंस प्रोडक्ट्स, सेल्स एलोकेशंस परचेसेस, सिस्टम्स ऑथराइजेशंस एंड प्रोग्राम्स या फिर सिस्टम्स अल्गोरिदम्स और प्रोसेसेस. सो स्टूडेंट्स, SAP ये एक प्रोड्यूसर है ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस डेटा प्रोसेसेस. सो जितने भी सारे बिजनेसेस होते हैं सोसाइटी में उनके अगर आपको डेटा को प्रोसेस करना है देन उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है. सो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर SAP प्रोवाइड करता है. ओके, एंड दैट्स वाई द फुल फॉर्म फॉर SAP इज सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये सिस्टम्स है, एप्लीकेशंस ये प्रोवाइड करता है एंड एज वेल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करता है. एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज SAP नंबर जो कि एक 6 डिजिट नंबर है एंड दिस इज द यूनिक नंबर. एंड ये नंबर म्यूनिसिपैलिटी के पास होता है ताकि इस नंबर की मदद से उनके लिस्ट में जितने भी सारे वेंडर्स है उनको वो आइडेंटिफाई कर सके. एंड दैट्स व्हाई SAP एक्चुअली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट. ओके, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल ताकि हम डेटा को प्रोसेस कर सके विद इन द ऑल ओवर द बिजनेसेस इन द सोसाइटी. एंड दैट्स व्हाई द फुल फॉर्म ऑफ इट इज सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स. ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरिंग द एग्जिस्टिंग लिटरेचर शुड बी टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज़. सो जब भी हम लोग एग्जिस्टिंग लिटरेचर को एक्सप्लोर करते हैं देन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स उसके दिए हैं बट वी नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑब्जेक्टिव्स. सो व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट दिस एरिया, देन व्हाट कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज आर रिलेवेंट टू दिस एरिया, देन हाउ टू गेट फंडिंग फॉर द रिसर्च, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रोवर्सीज इन दिस एरिया, आर देयर एनी इनकन्सिस्टेंसीज इन द फाइंडिंग्स ऑफ दिस एरिया. सो एग्जिस्टिंग लिटरेचर का मतलब होता है कि जो पुराने रिसर्च पेपर्स होते हैं उनको एक्चुअली आप आइडेंटिफाई करते हो एंड उनको स्टडी करते हो. सो उनसे क्या होता है कि इट विल एक्चुअली हेल्प यू कि आप रिसर्च, अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में अभी रिसर्च कर रहे हो देन इट विल हेल्प यू टू डू द रिसर्च प्रॉपरली, बिकॉज आप उन्हीं एग्जिस्टिंग लिटरेचर के बारे में स्टडी करना चाहते हो
जो एक्चुअली उसी टॉपिक के ऊपर है, जिन टॉपिक के ऊपर आप करंटली अब भी स्टडी करना चाहते हो। एंड दैट्स वाई हम लोग एग्जिस्टिंग लिटरेचर को एक्सप्लोर करते हैं। सो उसके पीछे के पर्पजेस ये है कि आप टॉपिक के एरिया में आप जान सको कि एग्जैक्टली पिछले रिसर्चर ने क्या किया था, ओके, उनके आउटकम्स क्या थे, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो आप जान सको। एंड दैट्स व्हाई यू डू दिस। सो ऑप्शन ए इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर। देन व्हाट कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज आर रिलेवेंट टू दिस एरिया, अगेन दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट, कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट्स क्या है इस एरिया के बारे में जिसके ऊपर मैं स्टडी करना चाहती हूँ। देन थियरीज क्या है रिलेवेंट टू दिस, ये भी आप जानना चाहते हो। एंड दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट। देन व्हाट आर द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रोवर्सीज इन दिस एरिया, मतलब सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रोवर्सीज का मतलब होता है कि उसके रिजल्ट्स क्या है, वेदर वो रिजल्ट्स कई रिसर्चर ऐसे होते हैं कि वो रिजल्ट्स मानते नहीं है, मतलब दे थिंक दैट कि इट इज़ फॉल्स रिजल्ट्स। कई रिसर्चर को लगता है कि ये रिजल्ट्स ट्रू है। सो ऐसे कोई कॉन्ट्रोवर्सीज इस टॉपिक के बारे में है या नहीं, ये भी आपको समझ में आता है बाय सीइंग ऑल ऑफ द रिसर्च आर्टिकल्स विच आर ऑलरेडी देयर। एंड एज वेल अगर इनमें कोई इनकन्सिस्टेंसीज है क्या, इनकन्सिस्टेंसीज का मतलब ये है कि गैप्स है क्या, इस रिसर्च टॉपिक में कोई गैप है क्या, ओके, मतलब बहुत पुराने ज़माने में इसके ऊपर रिसर्च हुआ था क्या, क्या अभी पिछले कुछ ईयर्स में हुआ है। सो यू विल अंडरस्टैंड द गैप इन द रिसर्च टॉपिक। सो ये भी आपको समझ में आता है। एंड आपको रिसर्च में कितना फंडिंग चाहिए एंड कितना आपको मिलेगा, इस चीज़ के लिए आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर को आइडेंटिफाई नहीं करते हो। सो ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है। एंड दैट्स योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, दैट इज A, B, D एंड E ओनली, बिकॉज ये ही सिर्फ आपके एग्जिस्टिंग लिटरेचर को आइडेंटिफाई करने के ऑब्जेक्टिव्स है, ताकि what is already known about this area, what concepts and theories are relevant to this area, what are the significant controversies in this area, and are there any inconsistencies in the findings of this area. Okay. Next, a university teacher intends to study the relationship between level of aspiration and achievement of rural children. Which design of research will be most appropriate in the context? So, एक यूनिवर्सिटी टीचर है एंड वो स्टडी करना चाहता है कि स्टूडेंट्स के जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन है एंड उनका जो अचीवमेंट है वो क्या है। बेसिकली वो यहाँ पे रूरल चिल्ड्रन के बारे में स्टडी करना चाहता है। सो इसके लिए वो इनमें से कौन सा रिसर्च डिज़ाइन फॉलो करेगा, वेदर ही विल फॉलो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन और हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन और सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। सो लेट अस सी दिस रिसर्च डिज़ाइंस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि इस स्टडी को आप किस रिसर्च डिज़ाइन से अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जिसमें रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आइसोलेट करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, एंड उसका जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या होता है वो स्टडी करता है। एंड दैट्स व्हाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। ओके, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, इसमें जो एक्चुअली पहले से ही जो सिचुएशन हो चुका है उसका जो इफेक्ट है उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करते हो, एंड उस इफेक्ट के जो कॉजेस है उसको आप स्टडी करते हो, एंड बेस्ड अपॉन द कॉजेस ऑफ द इफेक्ट आप देखते हो कि ये इफेक्ट ऐसा क्यों हुआ। सो बेसिकली जो बीता हुआ इंसिडेंस है उनके अंदर जो वेरिएबल्स है उनको आप यहाँ पे स्टडी करते हो कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। एंड जैसे ये इंसिडेंस पहले से ही हो चुका है, सो इनमें जो वेरिएबल्स है इनको रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता है, बिकॉज वो पहले से ही हो चुके हैं, एंड दैट्स वाई नो वन कैन कंट्रोल इट। एंड हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन में जो पास्ट इवेंट्स है उनके ऊपर स्टडी किया जाता है, ताकि वो इवेंट्स वैसे क्यों थे एंड उनकी वजह से हमारा आज का प्रेजेंट ऐसा क्यों है वो आप स्टडी करते हो। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन एंड हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन, बट यही डिफरेंस ये है कि एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हो, बट हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी नहीं कर सकते हो। ओके, एंड सर्वे रिसर्च डिज़ाइन में आपको एक्चुअली अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स चाहिए फ्रॉम योर रिस्पोंडेंट्स, देन आप सर्वे रिसर्च डिज़ाइन को करते हो, एंड इसमें आप रिस्पोंडेंट्स को क्वेश्चंस पूछते हो, मे बी ऑनलाइन मोड से या फिर ऑफलाइन मोड से, एंड रिस्पोंडेंट्स आपको आंसर्स प्रोवाइड करते हैं।
सो अगर आप ये सारे के सारे रिसर्च डिज़ाइन देखोगे देन इनमें से आप एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन को फॉलो करोगे अगर आपको जानना है कि लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन इनके बीच में एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है, बिकॉज लेवल ऑफ एस्पिरेशन को रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता है, बिकॉज किसी का एस्पिरेशन एंड उसका जो लेवल है वो होने के बाद ही आप उसको स्टडी कर सकते हो, एंड दैट्स वाई ये पहले से ही हो चुका है एंड फिर भी आप उसको स्टडी करना चाहते हो, एंड एज वेल दिस काइंड ऑफ वेरिएबल इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, एंड दैट्स वाई आप इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर सकते हो, बिकॉज इसमें देखो लेवल ऑफ एस्पिरेशन को आप स्टडी करना चाहते हो एंड अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन को स्टडी करना चाहते हो, राइट। सो लेवल ऑफ एस्पिरेशन विल बी उनका कॉज इफेक्टिव होगा, सॉरी कॉज वेरिएबल होगा, एंड जो अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन है वो उनका इफेक्ट वेरिएबल होगा, ओके, बिकॉज अचीवमेंट विल बी द इफेक्ट ऑफ द कॉज, राइट। सो कॉज है लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड इफेक्ट है अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन। सो किसी का अचीवमेंट एंड एज वेल किसी का लेवल ऑफ एस्पिरेशन, ये दोनों भी चीज़ें आप एक्चुअली ऑन गोइंग तो टेस्ट नहीं कर सकते हो, अगर वो हो चुका है तब भी आप टेस्ट करोगे। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, एंड दैट्स वाई इन दिस केस आप एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट टर्म इज गिवन फॉर द डिटेल्स ऑन एप्लीकेशन फॉर्म दैट नॉर्मली इंक्लूड अ कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस एंड एड्रेस। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, ओके, जो नाम आप एप्लीकेशन फॉर्म में देते हो जिसमें नॉर्मली आप कैंडिडेट्स का नेम लिखते हो, आप डेट ऑफ बर्थ लिखते हो, जेंडर लिखते हो, मैरिटल स्टेटस लिखते हो, एड्रेस लिखते हो। सो वेदर पर्सनैलिटी आइटम्स है ये, या फिर वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन है, या फिर रेफरेंस चेक्स है। सो स्टूडेंट्स अगर किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म है एंड उसमें अगर आप कैंडिडेट्स का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, उसका मैरिटल स्टेटस एंड एड्रेस, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो देन ऑब्वियसली दैट वुड बी द पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिकॉज किसी भी कैंडिडेट का वो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा, ओके। दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3। एंड योर वर्क एक्सपीरियंस मीन्स कि आपने अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है देन वहाँ पे आपने किस प्रकार का काम किया है, कितने पीरियड में आपने काम किया है, ओके, ये सब चीज़ें जब भी आप डिस्क्राइब करते हो देन ऑल ऑफ दिस थिंग्स कम अंडर वर्क एक्सपीरियंस। एंड रेफरेंस चेक्स यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो देन एट द एंड वहाँ पे रेफरेंसेस का ऑप्शन होता है जिसमें एक्चुअली आप आपके रेफरेंसेस के नाम्स देते हो, यानी कि जैसे कि जो लोग आपको जानते हैं उनके नाम्स आप प्रोवाइड करते हो ताकि जिस इंस्टीट्यूट में आप एप्लीकेशन करना चाहते हो वो इंस्टीट्यूट आपका जो मार्किंग का ऑथेंटिसिटी है वो चेक कर सके, आपकी डिग्री कितनी ऑथेंटिकेट है वो चेक कर सके, एंड एज वेल आपका काम कैसा है वो भी चेक कर सके, ओके। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 3 ओवर हियर। Next is which of the following sampling techniques in research imply randomization and equal probability of drawing the units? So इनमें से कौन से सैम्पलिंग टेक्निक्स ऐसे हैं जिसमें आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट कर सकते हो एंड इसमें सभी कैंडिडेट्स के इक्वल चांसेस होते हैं और इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है सिलेक्ट होने में इन द स्टडी। So whether it is quota sampling, whether it is snowball sampling, whether it is stratified sampling or dimensional sampling or cluster sampling. So students जैसे कि I hope so कि आप सभी को पता है कि सैम्पलिंग टेक्निक्स के 2 टाइप्स होते हैं जिसमें से सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एंड दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में एक्चुअली हर एक कैंडिडेट को इक्वल चांसेस होते हैं स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में रिसर्चर अकॉर्डिंग टू हिज क्राइटेरिया वो उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को स्टडी में पार्टिसिपेट कर लेता है, ओके। एंड इनमें से जो स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग है ये दोनों भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है, बिकॉज इन दोनों में भी रिसर्चर रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करता है। सो इन दोनों ही सैम्पलिंग टेक्निक में आप टारगेट पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, बट इन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आप उन्हीं सब ग्रुप में से रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो, एंड इन क्लस्टर सैम्पलिंग आप उन्हीं सब ग्रुप्स को एज इट इज रैंडमली सिलेक्ट करते हो, ओके, एज अ
स्टडी पॉपुलेशन, ऑल ऑफ यू गेटिंग। एंड इनमें से जो कोटा सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है एंड डायमेंशनल सैम्पलिंग है, ये तीनों भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है, जिसमें कोटा सैम्पलिंग में भी आप टारगेट पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, बट इसमें सभी ग्रुप्स में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड रिसर्चर इंटेंशनली वही लोगों को उन्हीं ग्रुप्स में लेता है। मतलब यहाँ पे कोई भी रैंडमली सिलेक्शन होता नहीं है जैसे आप स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग में करते हो। एंड दैट्स वाई कोटा सैम्पलिंग में जो सब ग्रुप्स होते हैं उनमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पार्टिसिपेंट्स को चाहिए होता है, एंड एज वेल दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द टारगेट पॉपुलेशन। एंड इन सब ग्रुप्स में जितने भी सारे पॉपुलेशन के लोग होते हैं, इनमें एक्चुअली एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके, एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग में रिसर्चर जो रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको एनकरेज करता है ताकि वो अदर पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करे, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेन और रेफरेंस सैम्पलिंग, बिकॉज जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स पहले से ही स्टडी में होते हैं उनको एनकरेज किया जाता है ताकि वो अदर पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करे। सो एक चेन बन जाती है और एक रेफरेंस बन जाता है। एंड डायमेंशनल सैम्पलिंग इज द सब टाइप ऑफ कोटा सैम्पलिंग, जिसमें रिसर्चर जो कैरेक्टरिस्टिक्स असाइन करता है एंड बेस्ड ऑन दैट कैरेक्टरिस्टिक जब भी वो सब ग्रुप्स बनाता है फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन इन द कोटा सैम्पलिंग, सो इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि जेंडर, देन एज क्या है, ओके हाइट क्या है, सो अकॉर्डिंगली। सो डायमेंशनल सैम्पलिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बट उसमें एक प्रॉपर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जैसे कि जेंडर, देन हाइट, देन वेट, ओके लाइक दैट। ओके, एंड पार्टिसिपेंट्स के पास वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ओके अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड हाइट एक्सेट्रा, एंड वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली कॉमन होने चाहिए, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायमेंशनल सैम्पलिंग। ओके, सो योर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी 3 बिकॉज ये दोनों भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, यानी कि स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग ये दोनों भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है। ओके, तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. So if you have any doubts, you can ask me in the comment box.